नमस्कार। आप लोगों का आज मैं स्वागत करता हूं। वैसे आज हमारा विषय जो मैंने रखा है पहले से कि चीन ऐसे परिस्थितियों में लगातार हिंदुस्तान पे हमले की भाषा क्यों करता है। मैं सर्वप्रथम हमारे भारतीय सेना के जवान जो 15 जून को एक हिंसक झड़प में शहीद हुए थे, मैं सर्वप्रथम उन सभी जाबाज सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति सहानुभूति अर्पित करता हूं और आने वाले समय में पूरे देशवासियों से मैं अपील करता हूं कि ये जो हिंसक झड़प जहां पर हुई, ऐसे गालवन घाटी में या गालवन नदी में चीनी सैनिकों ने धोखाधड़ी के माध्यम से हिंदुस्तान के सेना पे हमला मोल दिया। और इसके लिए जब ये हमला मोल लिया तो हमला मोलने के पश्चात हिंदुस्तान के स्वाभाविक रूप से सेना के जवान तो जाबाज होते ही है और अपनी जान की परवाह न करते हुए हिंदुस्तान की सीमा सुरक्षित रखने के लिए लद्दाख जैसे भीषण परिस्थिति में इस हिंदुस्तान सीमा की रक्षा करते समय अपने प्राणों की कुर्बानी करने वाले सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना यह हमारे सभी हिंदुस्तानी नागरिकों का धर्म है, कर्तव्य है। मैं सर्वप्रथम पुनः एक बार हमारे सभी शहीद परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और वैसे तो हम जानते हैं कि जब ये हमारे सैनिक शहीद होते हैं, शहीद होने के पश्चात कभी ना कभी उनकी डायरी मिलती है और उन डायरी के पन्नों में कुछ ना कुछ लिखा मिलता है जो अपने दिल को टटोल लेता है। कल रात को जब मैं ये लिख रहा था तब मुझे पता लगा कि एक सैनिक के डायरी में से एक पन्ना मेरे वाचन में आया था। उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं। नहीं सिर्फ जश्न मनाना, नहीं सिर्फ झंडे लहराना, यही काफी नहीं है वतन पर यादों को नहीं भुलाना। जो कुर्बान हुए उनके लफ्जों को बढ़ाना, खुद के लिए नहीं जिंदगी वतन के लिए लुटाना और वतन की सुरक्षा करने वालों का उचित सम्मान करना। यही देश का हित होगा, हर भारतीय का कर्तव्य होगा अपने खुद को इसे काबिल बनाना, गौरवशाली, वैभवशाली, सामर्थ्यशाली नए भारत को बनाना। ये ऐसे लिखने वाले हमारे जाबाज सैनिकों को पुनः एक बार मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वैसे तो आप सबको पता है की या संपूर्ण कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये या कोरोनाची निर्मिती करणारा चीन आणि मग हा चीनने निर्माण केलेला व्हायरस संपूर्ण देशामध्ये पसरला आणि देशामध्ये पसरल्यानंतर चीनच्या हे लक्षात आलं की आता हा व्हायरस संपूर्ण चीनमध्येच नव्हे तो वुहान पासून निघालेला हा व्हायरस पूर्ण जगामध्ये पसरला आणि मग जगामध्ये हा वायरस थैमान घालत असताना महामारी के इस कोरोना के वायरस से पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। और ऐसे माहौल में ये आंकड़ेवारी जो हमारे सामने आती है, मैंने कल रात को जब ये आंकड़ेवारी निकालने का प्रयास किया तो अमेरिका में करीबन 22 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, ब्राजील में करीबन 10 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है, रशिया में करीबन 6 लाख लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं, भारत में भी करीबन 4 लाख तक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 4 से 4.5 लाख लोगों की मृत्यु पूरे देश विदेश में हो चुकी है। और ऐसे माहौल में चीन के माध्यम से निकला हुआ ये वायरस पूरे विदेशों में, अपने देशों में लगातार हाहाकार मचाए हुए महामारी को फैला रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में चीन अगर क्या कर रहा है तर संपूर्ण जगामध्ये चीनच्या बाबतीमध्ये प्रचंड नाराजी है, प्रचंड असंतोष है और चीन के बारे में हर कोई नागरिक, हर कोई देश का ये कहता है कि आने वाले समय में कभी ना कभी तो चीन को सबक सिखाने की आवश्यकता है। जैसे हम कहते हैं कि रशिया, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर दक्षिण कोरिया, सब जगहों से एक ही आवाज आती है कि ये चीन को सबक सिखाने का अभी समय आया है। और ऐसे समय पे आप विचार करो, आप हिंदुस्तानी नागरिक हो, देशभक्त नागरिक हो, देशप्रेमी नागरिक हो, आपके भी मन में ये सवाल आता है की अशा परिस्थितीमध्ये चीनच्या सगळ्यात जवळ आहे तर भारत, एका बाजूला अफगाणिस्तानाची सीमा आहे, एका बाजूला पाकिस्तानाची सीमा आहे, एका बाजूला नेपाळ आहे, एका बाजूला भूतान आहे। आणि अशा वेळेला सिर्फ चीन अगर ये चाहता है कि हिंदुस्तान की सीमाओं पे लगातार हमले बनाए या फिर हिंदुस्तान की सीमा को अशांत कराए, आने वाले समय में हिंदुस्तान की जो एक आर्थिक नीति अच्छी बन चुकी है
और आने वाले समय में हिंदुस्तान की आर्थिक नीति में बदलाव लाने के लिए या हिंदुस्तान का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करके हिंदुस्तान की आर्थिक नीति में गिरावट आए, इसके लिए चीन लगातार हमले बोल रहा है। आज का अपना ये विषय ऐसा है कि आप सभी लोग, चाहे बोरीवली के नागरिक हो, चाहे ये सुनने वाले हो, देखने वाले हो, आपको ये बातों का अंदाजा होगा। आप जरूर अखबार पढ़ते हो, आप टेलीविजन देखते हो, आप सोशल मीडिया के माध्यम से सभी चीज़ों की जानकारी रखते हो, लेकिन कुछ बातें आपको ऐसी बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि चीन ये क्यों करना चाहता है। भारत की सीमा अशांत करके, भारत देश को अशांत करके चीन को क्या मिलने वाला है। तो चीन ये सबसे बड़ी साजिश अगर रचने का प्रयास कर रहा है, तो जिसके माध्यम से अमेरिका भी ये कहती है कि चीन का सबसे ज़्यादा लक्ष्य अगर कहीं होगा तो वो लद्दाख की तरफ है। और ये लद्दाख की तरफ अगर लक्ष्य है, इसका मतलब ये है कि लद्दाख के माध्यम से हिंदुस्तान की सीमा लांघने का प्रयास चीन लगातार करेगा। और इसके लिए कुछ बातें मैंने कल रात भर बैठ के, करीबन 3 बजे तक मैं बैठा, ये सब बातें निकाली जिसके बारे में इतिहास की पन्नों को पलटना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ऐसे समय में इस चीन ने गलवान घाटी में जो किया, जो घिनौरी कृत्य जिसको हम कहते हैं, घिनौरा कृत्य जिसको कहते हैं, धोखाधड़ी में चीन अगर पूरे विश्व में धोखाधड़ी में अगर कोई देश माहिर है तो वो चीन है। और मैं आपको कहता हूं कि 15 जून को क्या हुआ, धोखाधड़ी के माध्यम से ये अपने सैनिकों को पता लगा था कि कहीं जगहों पे चीन के सैनिक अपने सीमाओं को पार करते हुए अंदर आए हुए हैं, जिसको हम 4 फिंगर्स कहते हैं, 8 फिंगर्स कहते हैं। ऐसे जगहों पे ये चीन के लोग अंदर आ चुके हैं। और ऐसे माहौल में ये चीन के सैनिकों को एक अपने जो पहले युद्ध 1962 के युद्ध में ये तय किया गया था कि फ्रंट लाइन पे कोई झड़प होती है या फ्रंट लाइन पे कोई चर्चा करने की बात आती है तो दोनों तरफ के सैन्यों ने कोई भी हथियार को लेते हुए चर्चा में शामिल नहीं होना है। अपने अपने हथियार अपने अपने कैंप में रखते हुए आपको आगे आना है, चाहे वो चीन के सैनिक हो या हिंदुस्तान के सैनिक हो। आपको लगातार उनके साथ चर्चा करते समय अपने हाथ में कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए, ऐसा एक करार कहता है। अब क्या हुआ, 15 जून को कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में एक पहली टुकड़ी चीन के सैनिकों के साथ चर्चा करने के लिए गलवान घाटी में, जहां पर गलवान नदी है, एक बाजू में गलवान नदी है, एक बाजू में शोक्स नदी है, यहां पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स यानी ITBP या इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की चौकियां लगी है अपने हिस्से में। बिल्कुल दूसरी तरफ गलवान घाटी है, गलवान नदी है, और दूसरी छोर पे चीनी सैनिकों की पोस्ट लगी हुई है। अब ऐसे समय पे शाम के 4 बजे, आप विचार करो, लद्दाख की वो ऐसी स्थिति है कि शाम को 4 बजे जहां पर से हिंदुस्तानी सेना की एक टुकड़ी कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में करीबन 25 से 30 सैनिक वहां पर चीनी सैनिकों को बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए कि कहां तक आप अंदर आए हो, आपने वापस जाने की आवश्यकता है। और जैसे जैसे अपने सैनिक वहां पर गए, वो बिल्कुल निहत्थे थे, क्योंकि करार ये कहता है कि अगर आपको चर्चा में जाना है तो चर्चा में जाते समय आपको निहत्थे जाना है। और चर्चा के लिए जाने वाले हमारे कर्नल संतोष बाबू ने जब ये देखा कि चीनी लोगों के हाथों में, चीनी सैनिकों के हाथों में जब ये पीछे हटने को कह रहे थे तो पत्थर और कांटे वाली लोहे की छड़ों उनको दिख रही थी। और जैसे जैसे ये आगे बढ़े चर्चा करने के लिए गए, तुरंत उन्होंने उसी कांटे वाली लोहों की छड़ों से और पत्थरों से अपने सैनिकों में धोखाधड़ी से हमला मोल दिया। अब ऐसे होने के बाद ये खूनी झड़प हुई। ये खूनी झड़प होने के पश्चात लगातार सैनिकों की दूसरी टुकड़ी भी वहां पर पहुंची। अब गलवान घाटी को भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये इतना कठिन इलाका है कि जहां पर ये झड़प हो रही थी वो रिज लाइन पे हो रही थी। रिज लाइन यानी जिसको हम कहते हैं कि एक बाजू में घाटी है, एक बाजू में नदी है, और बीच की जो रिज लाइन कहते हैं जहां पर छोटी सी सड़क होती है, छोटी सी जाने आने के लिए, आवाजाही के लिए एक छोटी सी सड़क होती है, वहां पर के घाटियों में ये लड़ाई चल रही थी। और ये नीचे तेज बहने वाली गलवान नदी भी थी। यानी ये जब झड़प चली, ये हिंसक झड़प जब शुरुआत चीनी सैनिकों ने की, धोखाधड़ी से की, पीठ में विश्वास भरी अपनी पीठ पे चीनी सैनिकों ने विश्वासघात का छुरा भोंक दिया। और लगातार ये झड़पें शुरू रही। हिंदुस्तानी सेना की दूसरी टुकड़ी वहां पर हुई, क्योंकि कर्नल संतोष बाबू का मैसेज नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और ऐसे परिस्थिति में
ये लगातार ये झड़पें शुरू थी, ये रात को 12 बजे तक झड़प शुरू थी और भारतीय जवान करीब से 35-40 वहाँ पर जख्मी हुए थे। कुछ लोग अपने वहाँ से ऊपर से रिज लाइन से नदी में गिर गए थे और ऐसे समय में हिंदुस्तानी सेना के जाबाज सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान करते हुए 20 अपने सैनिक वहाँ पर शहीद हुए। लेकिन हमारे सैनिकों ने ये भी बात की, ये भी वहाँ पर जोर शोर से ये झड़प में, ये लड़ाई में करीबन 45 से 50 चीनी सैनिकों को मार गिराया। आज हालांकि चीनी सरकार ये कहने को चाहती नहीं है, ये कहना नहीं समझती है कि हिंदुस्तान की सेना के फौज के जाबाज और दिलेर हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को भी मार गिराया है और अपने जवानों ने प्राणों की बाजी लगा दी। निहत्थे होने के बावजूद वो जाबाज तरीके से लड़े और जाबाज तरीके से लड़ने के बाद जो अपने जवान 20 शहीद हुए, मैं कल देख रहा था टेलीविज़न पे रात को करीबन 12-12:30 बजे एक एक अपने जाबाज सैनिकों का शव, पार्थिव शरीर अपने अपने गांव में पहुंचा था और उनकी पार्थिव शरीर की जो पेटी होती है वो पेटी वहाँ पर पहुंची थी। और जब ये काफिला निकला था और ऐसे माहौल में जब निकला था कि लोगों को ऐसे लगा कि जन सैलाब उमड़ के आया है और उसमें मैंने देखा कि 13 अपने जो जवान शहीद हुए वो बिहार रेजिमेंट के थे, यानी बिहार से आने वाला, मध्य प्रदेश से आने वाले, यानी दीपक सिंह जो मध्य प्रदेश के रावी गांव के थे। कुंदन कुमार की तो स्थिति ऐसी थी कि कुंदन कुमार ने 30 तारीख को यानी 30 मई को अपनी माँ को फ़ोन किया तो बड़े बहू ने फ़ोन उठाया और कहा कि माँ तो आपकी पत्नी को लेके अस्पताल चली गई है। अब इनकी पत्नी गर्भवती थी, इनकी पत्नी को बेटी हुई, लेकिन पिछले 18 दिनों में लगातार हवामान खराब होने के कारण कुंदन कुमार की बात ना अपने माँ से हुई ना अपनी पत्नी से हुई और घर में जन्मी हुई 18 दिन की बेटी का मुंह भी न देखते हुए हमारे कुंदन कुमार हमें अलविदा कहते हुए इस हिंदुस्तान की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राण को निछावर कर दिए। ये परिस्थिति ऐसी बनी कि जब ये कुंदन कुमार की माँ को साधारण 16 तारीख को रात को फोन आया और माँ को पूछा गया कि क्या आप सुनना चाहती हो, आप में उतनी हिम्मत है, हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। तो उसने कहा हाँ मैं सुनना चाहती हूँ। तो उन्होंने वहाँ से हमारे सेना के अधिकारी ने कहा कि कुंदन कुमार आपका जो बेटा है वो शहीद हुआ इस धरती माँ के लिए। आप विचार करो उस माँ की हालत क्या हुई होगी, उस माँ के दिल के हजारों नहीं लाखों टुकड़े हुए होंगे और उस माँ को ये लगा होगा कि मेरा बेटा तो इस देश के लिए शहीद हुआ, लेकिन आने वाले समय में आज मेरा एक बेटा चला गया, लेकिन पूरे देश के लाखों करोड़ों बेटे मेरे परिवार के साथ, इस देश के बलिदान करने वाले मेरे बेटे के परिवार के साथ खड़े रहेंगे, ऐसी उसकी माँ उस समय पे कहने लगी। अब ये अगर हम सब ये बातें देखें तो हमें लगता है कि चीन ये स्थिति में बौखलाहट में क्यों आया है। यानी विचार करो, एक बाजू में कोरोना के महामारी के संकट में जूझता हुआ भारत और पूरा विश्व, चाहे अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, रशिया हो, फ्रांस हो, जापान हो, इटली हो, स्पेन हो, कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं है। करीबन 190 देशों में ये कोरोना के महामारी के संकट के साथ हर देश की सरकार जूझ रही है। लेकिन चीन क्या कर रहा है? तो चीन ये देख रहा है कि इस समय का, इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए पूरे विश्व की नज़र अगर कोरोना से हटाते हुए भारत की ओर और भारत पे हमले करने की साजिश रचने वाले चीन को कहीं ना कहीं सबक सिखाने की आवश्यकता है। ऐसा हिंदुस्तान का नागरिक नहीं बोलता है, बल्कि पूरे विश्व के नागरिक ये कहते हैं। तो ये देखने के लिए, ये समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे चलना होगा। हमें ये देखना होगा आज की जो नौजवान पीढ़ी है, जिनका शायद जन्म 1985 या 1990 के पश्चात हुआ है, जिनकी उम्र 30 साल की है या जिनकी उम्र 20 या 25 साल की है, उनको शायद ये पता नहीं होगा कि हिंदुस्तान का इतिहास कैसा है। उन्होंने ये देखा होगा कि 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, 1948 में पहले बार हिंदुस्तान पे आक्रमण करने वाले पाकिस्तान का पहला आक्रमण हिंदुस्तान ने लौटा दिया। उसके पश्चात लगातार हिंदुस्तान पे आक्रमण करने वाले पाकिस्तान और चीन, जब 1962 का युद्ध हुआ तो 1962 युद्ध में यही लद्दाख की स्थितियों में युद्ध लड़ा गया
और तभी हिंदुस्तान की सेना शायद तैयार नहीं थी। हिंदुस्तान की सेना के पास तभी उतनी ताकत नहीं थी, या फिर उतने हम तैयार नहीं थे। जब एक बाजू से 1948 में 1947 में देश स्वतंत्र होने के पश्चात पाकिस्तान ने लगातार हिंदुस्तान पे आक्रमण करना और हिंदुस्तान की विदेश नीति को खोखला करना, एक बाजू से जम्मू कश्मीर के आधे हिस्से में पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों के माध्यम से हमले करना, और लद्दाख से लेकर अक्साई चीन तक, जो 1962 के युद्ध में अक्साई चीन की निर्मित हुई, जो भाग हिंदुस्तान के लद्दाख के बिल्कुल सटीक है, ऐसे भागों का चीन ने 1962 के युद्ध में वहां पर अपने पैर जमाए। और पैर जमाने के पश्चात जब हिंदुस्तानी सेना को यह लगा कि 1962 के युद्ध के पश्चात ये चीनी सेना यहां पर लद्दाख पे नजर रखी हुई है, और ये जब चीनी सेना को लगा कि हिंदुस्तान लद्दाख में भी अपने सेना के माध्यम से इस हमले का जवाब देने के लिए तत्पर होगा। मुझे ये पढ़ने में आता है, आप लोगों ने भी इसको जानकारी लेनी चाहिए, मुझे लगता है 1967 की सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी नथुला पास की। और ये लड़ाई कैसे हुई, तो 1962 के चीन के साथ युद्ध के पश्चात स्थितियां ऐसी बनी थी, ये स्थितियां ऐसी बन रही थी कि 62 के युद्ध के बाद हिंदुस्तानी सेना को यह लगा कि लद्दाख का एक जो छोटा सा हिस्सा है, जो लद्दाख के लक्के है, जो हिस्सा चीनी सैनिकों ने अपने कब्जे में करके रखा था, और चीनी सैनिकों ने और या चीनी सेना ने, जिसको हम चीनी सेना को कहते हैं कि लिबरेशन आर्मी, यानी ये जो आर्मी होती है इनके भूभाग में, यानी जहाँ पर चीनी सेना वहाँ पर लद्दाख की स्थिति में ऐसी परिस्थिति में है कि उनकी नज़र लद्दाख पे है। तो 1967 में लद्दाख का एक हिस्सा जो उत्तरी सीमा जो जाती है सिक्किम तक, तो सिक्किम में 16,000 फुट ऊंचाई पे एक नथुला पास है, यानी अगर सिक्किम के वहां पर जाना है तो ये नथुला पास को पार करना होता है। और ये नथुला पास में चीन की बराबर से नजर जैसे लद्दाख पे थी। अक्साई चीन बनने के बाद चीन ने यह समझा था कि भारत में अगर आक्रमण करना है तो भारत के आक्रमण के समय हमें अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम तक, उत्तराखंड से लेके हिमाचल तक, ये सभी जगहों पे जहां जहां पे चीनी सीमाएं हिंदुस्तान की सीमाओं को बिल्कुल सटीक से चलती है, ऐसे जगहों पे सिक्किम के नथुला पास पे हमला करने की साजिश चीन ने रची थी। और ये जब रची थी तो ये रचने के पश्चात वहां पर नथुला पास पे हमारे बॉर्डर के वहां पर के सोल्जरों ने हमको ये दिखाया था कि वहां पर तारों का एक कंपाउंड बनाना था, कि हमारी जो सीमाएं हैं उसको बंद करना था और तार लगाने का काम था। वहां पर तभी कमांडिंग ऑफिसर इस नाते वहां पर जनरल सगत सिंह थे, और जनरल सगत सिंह को ये बात का अंदाजा था कि अगर तार लगाने के लिए हिंदुस्तानी सेना अगर बाहर निकलती है तो अगर 16,000 फुट की ऊंचाई पे से लेके हमें 13,000 फुट की नीचे तक आना है, और ऐसे समय में आना है जहां पर चीनी सैनिक ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग कर सकते हैं। लेकिन इतने में जनरल सगत सिंह को यह मालूम था कि हिंदुस्तान सेना के जाबाज जवान ये तार लगाने का काम बेहद होशियारी से कर सकते हैं। हमारे सभी जवान इतने शूरवीर है कि ये चाइना के कोई भी डर से बहकावे में आने वाले नहीं हैं। और एक समय पे 1967 की एक रात में हमारे सैनिकों ने वो तार लगाने का काम शुरू किया। रात भर ये काम चलता रहा, बर्फीली ठंड, शून्य से नीचे तापमान, हमारे शूरवीर सैनिकों ने वो तार लगाने का काम शुरू कर दिया। रात भर काम चला, और जैसे सुबह हुई करीबन 8 साढ़े 8 बजे चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हुई, और हमारे जितने सैनिक वहां पर तार लगाने में जुटे थे वो सब सैनिक शहीद हो चुके थे। और जनरल सगत सिंह को यह पता लगा कि अभी अगर मैं मेरे बंकर की तरफ जाऊं जहां पर मैंने एक तोफ रखी हुई है बड़ी, और उस तोफ के मारे से अगर ये तोफ गोले में छोड़ूं तो ये जो चीन की सेना यहां पर घुसना चाहती है उनका मैं खात्मा कर सकता हूं। लेकिन एक बात ऐसी थी कि जनरल सगत सिंह को यह भी पता था कि अगर मैं तोफ खाने का इस्तेमाल मुझे करना है, जिस बंकर में मैं घुस जाता हूं और वहां से अगर मैं तोफ खाने का इस्तेमाल करता हूं तो मुझे पंत प्रधान का ऐसा संदेश चाहिए, पंत प्रधान की अनुमति चाहिए
कि मैं इस तोपखाने का उपयोग चीनी सैनिकों के खिलाफ कर सकता हूं। लेकिन ये बात नहीं थी 16,000 फुट ऊंचाई से फोन करना और पंतप्रधान की अनुमति मिलना या फिर हमारे सैनिकों के चीफ का उसके अनुमति मिलना, ये बात वहां पर नहीं थी। इसके लिए हमारे तभी के जनरल सगत सिंह ने ये बात अपने मन में ठान ली, जो होगा वो होगा। उन्होंने तोपखाना खोल दिया और तोपखाने से सामने खड़े हुए, सामने सटीक से फायरिंग करने वाले चीनी सेना के करीबन 300 सैनिकों को मार गिराया। आज भी जनरल सगत सिंह की वो हकीकत 16,000 फुट की ऊंचाई के सिक्किम के नथुला पास में आप चले जाओ तो ये लगता है कि ये नथुला पास की लड़ाई 1967 की जो हुई थी, उससे जो हौसला हिंदुस्तानी सेना का जो बढ़ा था, वो हिंदुस्तानी सेना का हौसला 1967 से लेके आज 2020 तक बरकरार है। और ये नथुला पास की लड़ाई जनरल सरगत सिंह ने ऐसी जीती थी कि आज भी इतिहास के पन्नों में सुवर्ण अक्षर से अगर किसका नाम लिखा गया तो बहुत सारे शूरवीरों के नाम के साथ जनरल सगत सिंह का नाम और नथुला पास की लड़ाई लिखी गई है। आप लेह लद्दाख कभी चले जाओ तो लेह लद्दाख अगर चले जाते हो तो अपने शरीर पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अपना मस्तिष्क बधिर हो जाता है, अपना हृदय कांपने लगता है कि अपने सैनिकों ने ऐसे वीर मरण कैसे प्राप्त कर लिए। ये आपके लिए, मेरे लिए, आपके परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए, हिंदुस्तान की करोड़ों जनता के लिए एक सर्वसाधारण सैनिक बिहार से आता है, मध्य प्रदेश से आता है, उत्तर प्रदेश से आता है, महाराष्ट्र से आता है और वहां पर जाके इस सीमा को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देता है। अब ये लगातार ये जो बातें होती थी, चीन को ये लगता था कि हिंदुस्तान ताकतवर बन रहा है और ये 1967 के बाद लगातार एक नहीं, दो नहीं, 1984 में एक बार लड़ाई हुई, 1987 में छोटी छोटी लड़ाइयां टेकड़ियों के ऊपर होती रहती है और करते 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 फिर वो दौर आया जब हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 के पाकिस्तान के आक्रमण की कारगिल लड़ाई की इतिहास रचा। और फिर कारगिल के पश्चात चलते गए चलते गए चलते गए, आपने देखा होगा कल शायद टेलीविजन पे कि कारगिल के लड़ाई के सर्वोच्च हमारे हीरो जो आज भी जीवित है, कर्नल सोनम यांगचुक। कर्नल सोनम यांगचुक ने यह बात कही, उसकी माँ 92 साल की है, उसकी माँ का एक इंटरव्यू चल रहा था जो लद्दाख में रहती है। उसने कहा कि हमारे लद्दाख के नौजवान बच्चे आज इस हिंदुस्तानी सेना में है और ये जितना लद्दाख दिखता है, ये लद्दाख के पार चीनी आक्रमण होता है तो हर लद्दाख का नौजवान इस चीनी आक्रमण को परास्त करेगा और चीन के साथ लड़ने के लिए हम लद्दाखी तैयार है, क्योंकि हिंदुस्तान हमारे रगों रगों में हिंदुस्तान का खून है। आप विचार करो कि 92 साल की मां जिसके बेटे ने कारगिल में इतिहास रचा, सर्वोच्च बलिदान करने के पश्चात मिलने वाले दूसरे महत्व के ऐसे पदक को, जिसको हम महावीर चक्र कहते हैं, महावीर चक्र से गौरवान्वित ऐसे हमारे कर्नल सोनम यांगचुक ने कल बहुत बड़ी बात की। कर्नल सोनम यांगचुक ने एक बात कही कि ये चीन की साजिश लगातार चलती रहेगी और ये चीन की साजिश अगर लगातार हिंदुस्तान पे आक्रमण करने की रहेगी तो हमें सबसे पहले अगर मदद के लिए कौन आ सकता है, तो हमें सबसे पहले मदद के लिए आ सकता है तो चीन के बाजू में लद्दाख में बसने वाला अपना हर भारतीय मदद के लिए आ सकता है। विचार करो, मैं आगे आपको ये कहानी बताने वाला हूं, आपको बातें बताने वाला हूं कि लद्दाख के हर भारतीय में, हर लद्दाखी में क्यों हिंदुस्तानी तिरंगा लहराता है। चीन बाजू में होने के बाद चीन के आक्रमण को रोकने के लिए, पहले अपने प्राणों की कुर्बानी देने के लिए अगर सबसे पहले कौन तैयार होने वाला है तो लद्दाख में बसा हुआ हर हिंदुस्तानी भारतीय नागरिक तैयार हो रहा है। कर्नल सोनम यांगचुक ने कल एक बात कही। कर्नल सोनम यांगचुक ये कहता है कि हमने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक कल्पना दी है कि क्यों ना हम लद्दाख में से हमारे आज के जो नौजवान हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, जो हिंदुस्तान की सेवा करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की फौज में दाखिल होना चाहते हैं, क्यों ना हम एक पैरा मिलिट्री फोर्स हमारे लद्दाखियों की बनाएं, जिनके रगों रगों में हिंदुस्तान का खून है और हिंदुस्तान का खून ये चीन के आक्रमण से खौलता है। और आज मेरी माँ, वो कहता है, आज मेरी माँ 92 साल की है। कर्नल सोनम यांगचुक कहता है कि मेरी माँ 92 साल की होने के बावजूद लद्दाख के पार उस सीमा पर जहां पर चीनी पोस्ट लगे हुए हैं,
वहां पर देख के कहती है आज नहीं कल हिंदुस्तान की सेना, ये जो अक्साई चीन कब्जे में लेके बैठा है, वो हिंदुस्तान की सेना, वो अक्साई चीन भी हिंदुस्तान के कब्जे में लेगा। ये परिस्थिति निर्माण करने की आवश्यकता है और ये परिस्थिति निर्माण करने की ताकत हिंदुस्तान में है, क्योंकि हिंदुस्तानी सैनिक लीडर है, जाबाज है, दिलेर है, शूरवीर है। और ऐसे समय में अगर हम ये कर सकते हैं तो आने वाले समय में हिंदुस्तान एक बड़ी ताकतवर शक्ति बन के उभरेगा। आप विचार करो, मैं आगे आपको बातें बताने वाला हूं कि ये जो लड़ाई चल रही है ये 3488 किलोमीटर की एक जगह है और ये 3488 किलोमीटर की जगह जिसको हम मैकमोहन रेखा की एक मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगर आप गूगल अर्थ पे चले जाओगे, अभी तो टेक्नोलॉजी तकनीकी सब जगह पे है, आज के नौजवान बच्चे भी जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का इतिहास कैसा है, तो आप चले जाओ तो आपको मैकमोहन सीमा दिखती है। एक बाजू में गलवान घाटी है, एक बाजू में गलवान नदी है, एक बाजू में शोक्स नदी है, एक बाजू में हिंदुस्तानी चौकियाँ लगी है, एक बाजू में चीनी चौकियाँ लगी है और अक्साई चीन के माध्यम से 3488 किलोमीटर की जमीन जिसको नो मैन्स लैंड कहा जाता है, उसके ऊपर चीन की नजर है। आप विचार करो, देखो ये कहते कहते भी मुझे मेरे रगों में हिंदुस्तान का खून खौलता है और मुझे लगता है कि कभी ना कभी हिंदुस्तान की सेना की सेवा करने की संधि या मौका आपको भी मिले, मुझे भी मिले। और हिंदुस्तान की सेना में जो हमारे सैनिक है, वो सैनिकों का हौसला अगर आप उनके घर जाओगे, उनको मिलोगे, तो लगता है कि ये हिंदुस्तान का सेना का जवान कैसे बना है, क्या उसका रंग है, क्या उसका रूप है, क्या उसकी ताकत है, क्या उसकी मनोधैर्य की शक्ति है। हम सब कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन वो सैनिक वहां पर चीनी आक्रमण और पाकिस्तान आक्रमण को झेलते हुए उनको परास्त कर रहा है, अपने प्राणों को निछावर कर रहा है। और ऐसे में ये जो 3488 किलोमीटर की सीमाएं हैं, वो अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तरी तट यानी सिक्किम, इन सभी जगहों पे अगर चीन बौखलाहट में क्यों है, तो उसका सबसे पहला कारण है कि इन सभी जगहों पे हिंदुस्तान ने सार्वजनिक रास्तों का निर्माण करने का प्रयास शुरू किया। सबसे अहम मुद्दे है जिससे चीन को भारत के संबंधों में दरार डालने की स्थिति पैदा हो सकती है। भारत को अशांत करने की साजिश रचने वाला चीन युद्ध जैसी परिस्थिति भारत पे लादने की स्थिति में क्यों आता है? भारत चीन युद्ध की स्थिति में ऐसा माहौल क्यों बनता है? और ये माहौल बनने की स्थिति में ऐसे कौन से बड़े कारण हैं जिन बड़े कारणों की वजह से ये चीन हिंदुस्तान की ओर ही देख रहा है। ये चीन को ये भी पता है कि कोरोना के पश्चात चीन में अपना निवेश और कंपनी लगाने वाली बहुत सारी विदेश कंपनियां वहां से निकलने वाली है। ये सबसे पहला कारण है। मैं 7 कारण आपको गिनाने वाला हूं। सबसे पहला कारण यह है कि चीन को यह पता लगा कि पूरे विश्व में यह बात तो फैल गई कि ये कोरोना वायरस का निर्माण चीन ने किया। वुहान के लैबोरेटरी में जो एक ट्रेनी इंटर्नशिप करने वाला डॉक्टर था, उस डॉक्टर के गलती से ये चीन निर्मित जो वायरस था वो लैब में से बाहर आया। फिर इन्होंने कहानियां रची कि वो बैट के माध्यम से सब जगह पे गया, वहां पर जिसको हम वेट मार्केट कहते हैं, यानी मांस मच्छी का व्यवसाय करने वाले लोग जहां पर बैठे, उस मार्केट से वो चला गया। ऐसे नहीं था, चीन के वुहान के लैबोरेटरी में से ही ये वायरस आगे चला गया और पूरे देश विदेश को संक्रमित करते 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 महामारी का जाल पूरे तरह से बिछा दिया गया। जैसे मैंने कहा, अमेरिका में 22 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका में करीबन 1.5-2 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ब्राजील में 10 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। रशिया में करीबन 6 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में लाखों लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसका कारण चीन है। और चीन बौखलाहट में क्यों है और भारत की ओर से वो युद्ध लादने की स्थिति में भारत को क्यों कर रहा है? भारत की सीमाएं अशांत क्यों कर रहा है? लगातार भारत की आर्थिक नीति को दरार करने की स्थिति पैदा क्यों कर रहा है? तो सबसे पहले कोरोना के पश्चात चीन में अगर हम देखें, चाहे बीजिंग हो, शंघाई हो, या जेंगडू हो, या फिर शेंजन हो, हर जगहों पे चीन में बड़े बड़े उत्पादन करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां लगी थी। आज आप देखो कि आपके घर में
या आप कहीं पर भी चले जाओ, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेश में कहीं पर भी चले जाओ, तो हेयर केयर, पर्सनल केयर और होम केयर, ये 3 चीज़ों में आप देखते जाओ, यानी बालों में लगाने वाले तेल से लेके, शैम्पू से लेके, क्रीम से लेके, पाउडर से लेके, हर कोई चीज़ पर्सनल केयर में लेके आप चले जाओ तो आपको मुंह पे लगाने वाले क्रीम से लेके, आंखों में डालने वाले अंजन से लेके, कानों में डालने वाले आपके ईयरबड से लेके, हर कोई चीज़ में चीन घुसा हुआ है। और चीन कैसे घुसा हुआ है? तो जो चीज़ हमारे यहाँ पर 10 रुपये में बनती है, जो चीज़ अमेरिका में $1 में बनती है, जो चीज़ रशिया में आधा रूबल में बनती है, ऐसे जगहों पे चीन घुसता है। और चीन क्या करता है? तो चीन जो चीज़ आप बनाते हो, विशेष रूप से अगर ये चश्मा है तो ये चश्मा भारत में 100 रुपये में बनता है, अमेरिका में समझो $1 में बनता है, तो चीन इसको 1/4 हिस्से में बनाता है। और 1/4 हिस्से में अगर चीन बनाता है तो समझो इसकी कीमत 25 रुपया होती है। विचार करो, यानी एक बाजू में अगर हिंदुस्तान में इसकी कीमत 100 है, अमेरिका में इसकी कीमत $1 है, यानी 75-80 रुपये है, तो यही चश्मा चीन 25 रुपये में बनाता है। जैसे चीन 25 रुपये में बनाता है तो अलग अलग देशों में घुस जाता है, अपनी उत्पादन करने की क्षमता बहुत ही प्रचंड बना के बैठा हुआ है, और उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा है और दाम बहुत कम है। हालांकि वस्तुएं टिकती नहीं है, आप चश्मा लेके आओ और गलती से कहीं रख दो और गिर जाए तो टूट जाता है, ताकि वापस आपको उसको खरीदना पड़ता है। और ऐसे समय में, आने वाले समय में चीन को ये पता लगा, यानी मैं आपको ये बातें क्यों समझा रहा हूं, आप सभी, आपको ये बात अच्छी लगी तो आप लोगों को कह सकते हो। अब पिछले महीने 2 महीने से चीन में हुआ है कि उत्पादन क्षमता करने वाली बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, फिर हिंदुस्तान की कंपनियों में उनका निवेश करने वाली चीनी कंपनियां होगी, या फिर अमेरिकन कंपनी जो चीन में गई है, जहां पर निवेश अमेरिकन लोगों का है, रशिया की कंपनियां हैं, ऐसी ढेर सारी कंपनियां जो चीन में बसी हुई थी, उत्पादन क्षमता बढ़ाए हुए थी, अपने अपने देशों में उन उत्पादकों को भेज रही थी। ऐसे समय में, ऐसे माहौल में वो कंपनियां अपना निवेश निकालने के प्रयास में, अगर अपना अपना निवेश निकालने के प्रयास में है, अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने के प्रयास में है, तो उनको लगता है कि चीन से तो अभी निकलना है। ये धोखाधड़ी भरा हुआ चीन न बल्कि वो खुद का भी होगा, ना किसी देश का होगा। अत्याचारी, अन्याय, धोखाधड़ी, इससे चीन के पास से निकल चलो, और नजदीक की तरफ अगर कहीं जाना है तो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान है तो आप विचार करो कि शंघाई, बीजिंग में मैं गया हूं, मैं देखा हूं, मैंने परिस्थिति देखी है। अगर वहां पर बसने वाली, जैसे हमारे पास गारमेंट की कंपनी होती है, 100, 200, 300 लोग होते हैं, वहां पर चले जाओ तो इतनी भारी मात्रा में लेबर लगा होता है, इतने मजदूर लगे होते हैं कि 3-3 हजार मशीन, 4-4 हजार मशीन, कपड़े बन रहे हैं, सिलाई लग रही है, बटन लग रहे हैं, कांच चल रही है, एम्ब्रॉयडरी चल रही है, और वो कपड़े फिर वियतनाम, बांग्लादेश के माध्यम से हिंदुस्तान आते। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला ये परिणाम होगा कि कंपनी लगाने वाली बहुत सारी विदेश कंपनियां वहां से बाहर जाना चाहती है, जो हिंदुस्तान आएगी। और ज्यादातर कंपनियों को लगातार उम्मीद कहां पर है? तो हिंदुस्तान, यानी भारत एक नई उम्मीद जताए हुए ये सब कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। जो कंपनियां चीन छोड़ना चाहती है, जो कंपनियां चीन में अपना कारोबार बंद करना चाहती है, एव्हरी कंपनी हू वॉन्ट्स टू लीव चायना, ज्या ज्या कंपनीना चीनमधून मुक्त व्हावंसं वाटत आहे, त्यांना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी द्वारा या हिंदुस्थानामध्ये आमंत्रित केल्याचं काम आपण करतो आहोत। ये बहुत बड़ी एक उम्मीद है। दिस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज विच आर कमिंग फ्रॉम अमेरिका टू चीन, चीन टू इंडिया, नॉट फ्रॉम चीन टू अफगाणिस्तान। तुम्ही विचार करा, चीन मधली कंपनी अफगाणिस्तानला जाणार नाही, इराणला जाणार नाही, पाकिस्तानला जाणार नाही, इराकला जाणार नाही, बहारीनला जाणार नाही, दुबई, अबुधाबी, शारजा, रसल खैमा, मस्कत कुठेच जाणार नाही। ते सगळे जर येणार तर ते सगळे आपल्याकडे येणार। और इसके लिए हिंदुस्तान के नागरिकों को एक बात मैं बाद में कहने वाला हूं कि हम कैसे इस दुनिया के ताकतवर देश करके उभरेंगे। अगर ये परिस्थिति बनी तो ये परिस्थितियों में जितनी कंपनियां निकलेगी वो हिंदुस्तान में आएगी, हिंदुस्तान में रोजगार बढ़ेगा,
हिंदुस्तान में जो हमारे काम करने की क्षमता करने वाले हमारे नौजवान युवा युवतियां हैं, उनके लिए तो ऐसे मौके मिलेंगे कि आप देखते देखते दंग रह जाओगे। ऐसी कंपनियां यहां पर आएगी जो कंपनियों ने पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चीन में करके रखी थी। दूसरा मुद्दा, यानी पहले मुद्दा मैंने कहा, आप उसको लिख भी सकते हो। पहला मुद्दा मैंने कहा कि कोरोना के इस महामारी के संकट से ग्रस्त होके सभी कंपनियां जो विदेशों से चीन में आई थी, वो चीन छोड़ के भागने के लिए तैयार है। अपना अपना पैसा, अपना अपनी कंपनियां, अपनी अपनी मशीनरी इक्विपमेंट्स लेते हुए निकलेगी। वहां पर क्या था, तो चीन में बहुत मजदूर सस्ता था। चीन में और क्या था, तो कंपनियों के लिए जमीन बहुत थी। और क्या सस्ता था, बिजली सस्ती थी। और क्या सस्ता था, तो समुद्री रास्ते से चीन में आने के लिए ग्वादार बंदर की निर्मित उन्होंने की थी। और ऐसे अगर माहौल में मुझे लगता है कि अगर चीनी कंपनियां बंद होती है, अमेरिकन कंपनियां चीन से भागती है, रशियन कंपनियां चीन से भागती है, यूरोपियन कंपनियां चीन से भागती है, तो वो सभी कंपनियां हिंदुस्तान में आएगी। बंद कर जाए इस तरह। तो ये सब कंपनियां अगर हिंदुस्तान में आती है तो सबसे बड़ा फायदा अपने युवा पीढ़ी को होगा। दूसरा सबसे महत्व का मुद्दा ऐसा है, सबसे बड़ा है, ये मुद्दा ऐसा है कि जिससे मैं कभी कभी सोचता हूं कि बौखलाहट में चीन क्यों है, परेशान चीन क्यों है। पाकिस्तान तो पूरा पागल हो चुका है और पाकिस्तान की ये बात समझ में आती है, जम्मू कश्मीर की तरफ उनका ध्यान है, लेकिन चीन तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर देश बनने की एक सपना रखता था, लेकिन हिंदुस्तान के इन चीजों की वजह से वो बौखलाहट में। नंबर 2, विवादित सीपीईसी और ओबीओआर। अब सीपीईसी क्या है और ओबीओआर क्या है? तो सीपीईसी यह है कि भारत ने लगातार ये दोनों मुद्दों को विरोध किया है। अब ये सीपीईसी क्या है? तो चाइना एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब सीपीईसी के माध्यम से चीन और पाकिस्तान की आर्थिक गतिविधियों को रास्ता बनाने का काम ये सीपीईसी करेगा, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर करेगा। और ये चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे करेगा? तो इसके तहत चीन और पाकिस्तान की कल्पना क्या है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम पीओके कहते हैं, वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के माध्यम से चीन और पाकिस्तान मिलते हुए हिंदुस्तान की आर्थिक गतिविधियों को रोकने का प्रयास करेंगे। और हिंदुस्तान ने लगातार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं लगातार क्यों अभिनंदन करता हूं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से नीतियों के माध्यम से पाकिस्तान और चीन के मंसूबों को 2014 से विरोध किया है, यह हिंदुस्तानी नागरिकों ने और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोचने की आवश्यकता है। ये जो सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है, जो आने वाले समय में हिंदुस्तान को जबरदस्त ताकतवर ऐसा हिंदुस्तान बनाएगी। तो सीपीईसी के माध्यम से पाकिस्तान और चीन अलग अलग कामों का निर्माण करते हुए लगातार हिंदुस्तान की आर्थिक गतिविधियों को रोकना चाहता है। कैसे? तो मैं एक उदाहरण देता हूं। आप सबने पढ़ा होगा कि ग्वादार नामक एक बंदर है। यह ग्वादार नामक बंदर की निर्मित हिंदुस्तान के समुद्री मार्ग से आने वाले हमारे सभी इंपोर्ट को, यानी जिसको हम आयात कहते हैं, आयात और निर्यात ज्यादातर तो समुद्री मार्ग से होता है। और समुद्री मार्ग से होते समय ये चीन ने ये सोचा कि अगर हिंदुस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी आयात और निर्यात पे प्रभाव डालना है और इसको समय समय से इसको रोकना है, तो ग्वादार के बंदर की निर्मित उन्होंने की। किसको लेके की? तो चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, और ये चारों ने ऐसा एक स्ट्रेटेजिक अलायंस किया। और इस स्ट्रेटेजिक अलायंस के माध्यम से इन्होंने हिंदुस्तान में आने वाले और जाने वाले जहाज पे रोक करने की एक उनकी कल्पना थी। उन्होंने ग्वादार बंदर बनाया। जैसे 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी यानी प्रधानमंत्री बने, तो उनको ये पता लगा कि आने वाले समय में हमें बंदरों का निर्माण करना पड़ेगा, और बंदरों का निर्माण करते समय हमें ये ग्वादार बंदर के साथ साथ अपना खुद का बंदर बनाना पड़ेगा। फिर हिंदुस्तान ने ईरान के साथ पुनः एक बार ईरान को यह कहते हुए कि ईरान ने यह बंदर बनाया, लेकिन ईरान को आयात निर्यात के लिए भारत की भी आवश्यकता होगी, और इसके लिए जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना आज मोदी जी ने हमारे सबके सामने रखी है, उसकी शुरुआत तो उन्होंने 2014 में की थी। और 2014 से 2019 तक
हमने ग्वादार बंदर के साथ साथ चबाहार बंदर की निर्मित हिंदुस्तान ने कर दी। तो हिंदुस्तान ने यह निर्मित करते समय पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान को एक जबरदस्त सबक दक्षिण एशिया के समुद्र में दिखा दिया, सागर में दिखा दिया। और ऐसे समय में ग्वादार बंदर के साथ साथ हमने चबाहार बंदर उनके सामने खड़ा किया। और यही नहीं बल्कि समुद्री तट से करीबन 180 किलोमीटर दूर समुद्र में एक नया अब्बास बंदर की भी निर्मित का काम हमने शुरू किया है। अब दूसरे मुद्दे का और एक मुद्दा ओबीओआर। ओबीओआर क्या है? तो वन बेल्ट वन रोड। ये कल्पना किसकी है? तो चीन के अध्यक्ष ये जो जी जिनपिंग है, ये जी जिनपिंग की ये कल्पना है, ये सोच है कि आने वाले समय में चीन को अगर मजबूत करना है, चीन को आगे बढ़ाना है, तो हमें वन बेल्ट वन रोड की कल्पना लानी होगी। और ये वन बेल्ट वन रोड की कल्पना क्या है? तो हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान की आर्थिक गतिविधियों को रोकने की एक साजिश करने वाला चीन ये ओबीओआर के माध्यम से हिंदुस्तान में घुसने का प्रयास करता है। कैसे करता है? तो ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसके तहत आशिया देशों में चीन घुसना चाहता है। आशिया देशों में कौन सी जगह है? तो आशियाई देशों में ये जो जगह है अफ्रीका, चीन और यूरोप। चीन तो वैसे ही खुद के देशों के लिए प्रयास तो करेगा, लेकिन अफ्रीका और यूरोप में ओबीओआर के माध्यम से चीन घुसना चाहता है। कैसे करेगा? तो चीन के पास क्या क्या है? जैसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि आने वाले समय में ये चीन में सबसे ज्यादा मजदूर है, और ये सबसे ज्यादा मजदूर जो है ये चीन दूसरे देशों में भेजने की तैयारी वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कैपिटल, यानी जिसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम ये कर रहे हैं कि ये निवेश जो है ये चीन दूसरे देशों में डालने की स्थिति में ला रहा है। उत्पादन क्षमता जो कंपनियों की है, उस उत्पादन क्षमता के आधार पर चीन अफ्रीका और यूरोप में अपने पैर पसारने की योजना बना रहा है। लेकिन यही सभी का भारत ने विरोध किया है। वन बेल्ट वन रोड, इसको भारत विरोध करता है। आने वाले समय में हिंदुस्तान की विदेश नीति के माध्यम से और रणनीति के माध्यम से, सेना के माध्यम से चीन का कड़ा मुकाबला और कड़ा विरोध करने का प्रयास हिंदुस्तान लगातार करता है। देखो, युद्ध करते समय यह भी सोचने की आवश्यकता है कि हमारी आर्थिक गतिविधियां क्या है। युद्ध करने की अगर बारी आती है तो हमें यह सोचने की आवश्यकता है क्या हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू दी आर्मामेंट कितनी है। क्या हिंदुस्तानी नागरिकों की उतनी स्थितियां मजबूत है कि हिंदुस्तान की सेना को या हिंदुस्तान की रक्षा मंत्रालय को लगने वाले आने वाले समय के सभी हथियारों के लिए बहुत ही भारी मात्रा में जो बजट की व्यवस्था होगी, उसके लिए भी हमारी सबकी तैयारियां है। और इसके लिए तीसरा मुद्दा जो आता है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि तुरंत आप ऐलान कर दो कि युद्ध हो जाए। देखो, यहां पर बैठ के कागज पे ये लिखना बहुत आसान है, यहां पर टेलीविजन पे आके बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिनके घरों में पिछले 3 दिनों से एक अनाज के दाने के माध्यम से खाना भी नहीं बना है, ऐसे शूरवीर सैनिकों के प्रति हमें श्रद्धा अर्पित करनी होती है, सम्मान देना होता है उनके परिवार के जनों को। और जब कभी देश के बारे में बात करने की आवश्यकता होती है तो प्रधानमंत्री हमारे पार्टी के हो, हमारी पार्टी के न हो, इस देश के प्रधानमंत्री है, तो देश के साथ हर नागरिक अगर खड़ा होता है तो चाहे हम युद्ध नहीं लड़ सकते खुद नागरिक होने के नाते, लेकिन हमारे सैनिकों को हिम्मत देने की परिस्थितियों में हम सब ने आने की आवश्यकता है। दक्षिण चीन समुद्र में भारत की अहम भूमिका है। अब ये दक्षिण चीन का समुद्र क्या है? तो ये दक्षिण चीन का समुद्र ऐसा है कि इसमें चार प्रमुख भूमिका हिंदुस्तान ने रची हुई है। यानी दक्षिण चीन का जो समुद्र है, यानी दक्षिण चीन सागर जिसको कहते हैं, जहां पर बहुत ही गतिविधियों को चीन अंजाम देता है। कभी वहां से मिसाइल दागता है, कभी अमेरिका की ओर दमबाजी करता है, कभी हिंदुस्तान की ओर दमबाजी करता है। तो दक्षिण चीन समुद्र में, दक्षिण चीन सागर में हिंदुस्तान ने 4 स्ट्रैटेजिक चीजों का ऐलान कर दिया और कामकाज शुरू भी हुआ। पहला क्या था? तो हिंदुस्तान ने पिछले 6 वर्षों में, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात, उन्होंने उसी चीन के दक्षिण समुद्री इलाके में हमारी इंडियन नेवी के लिए उपस्थिति दर्ज कराई। आज जैसे INS विराट थी, INS विक्रांत थी, वैसे हिंदुस्तान के समुद्री जहाज वहां पर आज उसी विशाल ऐसे समुद्र में खड़े हैं।
सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये चारों देशों के साथ, जैसे मैंने कहा सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये चारों देशों के साथ स्ट्रैटेजिक मिलिट्री अलायंस हमने बना दिया है। सोची समझी सेना के साथ रणनीति बनाई है। ये देखो, ये बात आसान नहीं है। चीन को आने वाले समय में हिंदुस्तान घेरेगा। हिंदुस्तान की सेना अगर लद्दाख के बाहर अक्साई चीन को लेने की भाषा हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने की है, और मेरा विश्वास है कि एक न एक दिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक व्याप्त कश्मीर और अक्साई चीन इस हिंदुस्तान के अविभाज्य अंग होंगे और हिंदुस्तान में शामिल होंगे। लेकिन उसके लिए स्ट्रैटेजिक अलायंस करना पड़ता है, स्ट्रैटेजिक मिलिट्री प्लानिंग करनी पड़ती है, और ये सोची समझी मिलिट्री की रणनीति बनाने में माहिर ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये 4 देशों के साथ, जो चारों देश चीन के बाजू में हैं, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम। वियतनाम युद्ध में बहुत इजराइल के जैसा है। आपने कभी पढ़ा होगा कि एक बार अमेरिका के सैन्य को वियतनाम में 3-3, 4-4 साल रहने के बाद भी वो युद्ध जीतने की परिस्थितियां नहीं बनी। लेकिन ऐसे समय में हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजिक अलायंस मिलिट्री की कितनी जबरदस्त है, ये आप जिसमें गहरे वाचन करते हो तो आपको पता लगता है। अब तीसरा मुद्दा, भारत ने क्या किया है, तो इसी चीन के दक्षिण समुद्र में, दक्षिण सागर में भारत की ऊर्जा निर्मित करने वाली कंपनियां, अलग अलग कंपनियां होती है, जैसे तेल कंपनियां होती है, माध्यम से वायु बनाने वाली कंपनियां होती है, उसी सभी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों की उपस्थिति चीन के इसी दक्षिण सागर में हमने उपस्थिति दर्ज कराई है। भारत, चौथा मुद्दा है, भारत और अमेरिका के दृढ़ संबंध चीन के लिए बहुत मुश्किल में डालने वाले हैं, और चीन को ये पता है। लगातार आप देखो तो चीन के खिलाफ चीन ने किए हुए इस हिंसक झड़प में, इस हिंसक हमले में हमारे जो 20 जवान शहीद हुए उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अमेरिका के सभी आलाकमान, सभी अधिकारी, सभी रक्षा के मंत्री, सभी लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान के सैनिकों पे हमें भी गर्व है जिन्होंने चीन के उस आक्रमण को रोकने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। पांचवा मुद्दा बहुत अहम है, बहुत महत्व का है। जैसे अमेरिका और भारत के संबंध बहुत गहरे हो चुके हैं, बहुत दृढ़ है, और ये दृढ़ और गहरे संबंध पाकिस्तान और चीन को दोनों को रात को नींद आती नहीं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। पांचवा मुद्दा जो है कि भारत की तिब्बत के बारे में भूमिका और उनके धर्मगुरु दलाई लामा की उपस्थिति। अब तिब्बत ये भारत और चीन संबंध का एक महत्व का मुद्दा है। 1950 में चीन ने तिब्बत पे कब्जा किया था, और इसके पश्चात चीनी सेना जो लगातार तिब्बत से भारत की ओर बहने वाली नदी का रास्ता बदलने का प्रयास करती है। आपको ये पता होगा कि तिब्बत से बहने वाली बहुत सारी नदियां जो तिब्बत से बहते बहते भारत की ओर आती है, और भारत में उसका विशाल सागर में रूपांतर होते हुए वहां पर बने हुए बांध जिसको कहते हैं, उस बांधों में उस नदी का पानी आता है। चीन ने क्या किया है पिछले कई सालों से, आप वापस मैं कहता हूं, आप गूगल अर्थ पे चले जाओ और तिब्बत ऐसा करो तो आपको सब नदियां दिखेगी। तो ये नदियों से बहने वाला पानी चीन ने हिंदुस्तान न आए करके प्रयास करना शुरू किया है। यानी चीन अगर ये करता है कि तिब्बत से बहने वाली नदी अगर हिंदुस्तान में आती है पानी लेके, तो उसको चीन में उसको रुकाने का प्रयास चीन कर रहा है ताकि हिंदुस्तान में अकाल हो। और इसके लिए तिब्बत से आए हुए हिंदुस्तान में रहने वाले करीबन 1,20,000 1,25,000 रेफ्यूजी है जो वहां से यहां पर आए हैं, जो हिंदुस्तान को कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में शामिल कर लो, हमें हिंदुस्तान की नागरिकता दे दो। और तिब्बती जो हिंदुस्तान में आए हैं वो लगातार चीन को लक्ष्य बनाए हैं, जो चीन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार है। और दलाई लामा जी का अस्तित्व जिस हिंदुस्तान में है, उस हिंदुस्तान के बाजू में जो तिब्बत है, वहां पर हिंदुस्तान के सेना के साथ चीनी कार्रवाइयां लगातार चलती है। और उनका डर है कि दलाई लामा से भी जो है वो 1,20,000 जो तिब्बती हिंदुस्तान में रहते हैं, वो तिब्बतियों के माध्यम से चीन पे अगर आक्रमण होता है, या तिब्बतीय जो है वो तिब्बतियों में लगातार चीन के प्रति असंतोष है। वो चीन के प्रति असंतोष क्यों है? क्योंकि तिब्बत के सभी तिब्बतीय जानते हैं कि ये चीन धोखाधड़ी वाला बदमाश
लगातार हिंदुस्तान की तरफ आंखें देखने वाला चीन है, इसको आज न कल सबक सिखाने की आवश्यकता है। चाहे हम उनके उत्पादकों पे बहिष्कार डालें, चाहे चीनी कंपनियां बंद करें, चीनी मजदूरों को काम न दे, चीनी कंपनियों को न बल्कि रेलवे, विमान सेवा, बल्कि एयरपोर्ट, कोई ऐसा काम चीनी कंपनियों को न दे, और हिंदुस्तान चीनी कंपनियों को 1 रुपया भी इस हिंदुस्तान में न मिले, ऐसी स्थिति पैदा करे तो चीन की हालत बौखलाहट से ज्यादा हो सकती है। छठवां मुद्दा है, आप सबको पता है छठवां मुद्दा क्या था। 5 अगस्त 2019 को इस हिंदुस्तान में इतिहास रचने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने क्या किया, तो मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को 72 साल पहले 1947 के बाद 1900 जब ये हिंदुस्तान की घटना लिखी गई, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने घटना लिखी, तो उस घटना में का एक कलम जो उन्होंने नहीं लिखा, वो एक कलम ऐसा था जो जिसको बार बार लगातार हिंदुस्तान में बसे हुए नागरिक, बसे हुए राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते थे कि ये 370 की धारा लिखने वाले कौन लोग थे। इन्हें हिंदुस्तान को अखंडता, हिंदुस्तान की प्रभुता, हिंदुस्तान की संप्रभुता और हिंदुस्तान की एकता को बाज आने का काम, इसको तोड़ने का काम अगर किसने किया था तो ये 370 की धारा ने किया था। और ये 370 की धारा लिखने वाले गोपाल स्वामी अयंगार नामक एक मुनीम को राजा हरि सिंह ने तभी के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को कहा था कि ये 370 की धारा ये लिखेगा, और ये लिखेगा 370 की धारा। गोपाल स्वामी अयंगार ने, जिसने 370 की धारा लिखी, 35A की धारा बाद में लिखी गई, जम्मू कश्मीर में रहने वाले नागरिकों को सब अधिकार बहाल कर दिए गए, इन्हें 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे करके स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बड़ा आंदोलन चलाया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की ओर चल पड़े थे कि इस देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 संविधान, और अपने आप को बलिदान कर दिया था। वो इतिहास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जानने की आवश्यकता है। और चीन की बौखलाहट का और एक सबसे बड़ा कारण है कि 370 की धारा को समाप्त करते हुए, 35A को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हिंदुस्तान की मूल रूप की मूल धारा में लाने का काम करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच थी, वो सोच के आगे चीन की बौखलाहट और बढ़ गई है। विचार करो, आज लद्दाख में पहले केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया, और लद्दाख में पहले कितने सारे सालों से जो विकास काम हो नहीं रहे थे, विकास कामों के पर्याप्त कारण ऐसे थे कि वहां पर पहुंचने के लिए रास्ते नहीं थे। आप आज देखो, लेह लद्दाख का रास्ता बन गया है। क्यों हमारी हिंदुस्तान की सेना, कल से आप टेलीविजन पे देख रहे हो, हिंदुस्तान की सेना 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों गाड़ियां जा रही है मिलिट्री की, सैकड़ों बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं, टैंक्स जा रहे हैं। 20,000 सेना के जवान आज लद्दाख पहुंच गए हैं। अगर कल कुछ भी होता है तो 20 नहीं लाखों जवान हिंदुस्तान की इस सरजमी को सुरक्षित रखने के लिए अपने आत्मा को कुर्बान कर देंगे। पहुंच गए। कैसे पहुंचे? तो लद्दाख स्थित पहले परिस्थितियां ऐसी थी कि लिए अपने पास रास्ते नहीं थे। अरुणाचल प्रदेश से तवांग से लेके पिनोंग पोस्ट तक रास्ते नहीं थे। कच्चे जंगलों में से जाने वाले रास्ते, एक बाजू में सटा हुआ चीन। लेकिन पिछले 6 सालों में ऐसे विकास कामों का निर्माण किया गया, ऐसे रास्तों का निर्माण किया गया कि हिंदुस्तानी सेना के हमारे फौजी लोगों को, हमारे फौजियों को वहां पर अपने गाड़ियों में से वहां पर तुरंत पहुंचाने का रास्ता आसान हो गया। और 370 और 35A धारा रद्द करना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देना और हिंदुस्तान की मूल प्रवाह में, मूल धारा में उनको लेके आना, ये बहुत, यानी उसके ऊपर तो 370 की धारा, यानी मैं तो 15 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर चला गया। मैं और मेरे 2 साथी, हमने जम्मू कश्मीर के जम्मू के नौशेरा इलाके में, जहां पर सटीक ऐसा पाकिस्तान है, वहां पर जाके तिरंगा लहराया। मैं सच कहता हूं, आज विधायक बना हूं, पहले तो नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूं, करते रहूंगा। ये तो क्या है, आज पद है कल पद नहीं है, लेकिन देश की सेवा करने की जो एक मंसूबा हमारे मन में है, दिल में है, वो दिल का काम हम दिले और जान से इस देश के लिए करते रहेंगे। जब हम तिरंगा लहरा रहे थे तो सामने बिल्कुल पाकिस्तान था, और बिल्कुल पाकिस्तान के पहाड़ों के ऊपर नजर जाए तो लोग कहते थे रात को यहाँ पर पाकिस्तान ने बमबारी की थी,
आप यहाँ पर झंडा लगाने आ जाए हो, और झंडा लगाते समय वो तिरंगे को जब हाथ में लेते हुए हम उस तिरंगा को फहरा रहे थे, तो ये बातें लग रही थी कि ये तिरंगा के लहराने के लिए, फहराने के लिए जिन वीरों ने बलिदान किया है, उन वीरों के बलिदान के याद से अपने आंखों में आंसू कब आते हैं ये पता नहीं लगता। आप विचार करो कि जैसे मैंने उदाहरण दिए दीपक सिंह, जो परसों 15 जून के शहीद हुए, वो दीपक सिंह रावी गांव से है। कल मैं देख रहा था, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके घर गए, शिवराज सिंह चौहान जी उनके घर गए, घर पे बैठे, जाके उनको सांत्वना दी। लेकिन ये सब करते समय शिवराज सिंह चौहान जी के साथ हमने काम किया जब हम युवा मोर्चा में थे। दिलेर ऐसे मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो बात कही वो सुन के भी अपने आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा कि ये हमारा दीपक सिंह हमारे छोटे से गांव का एक सैनिक था जो हिंदुस्तान की सेना में भर्ती हो गया, जिसकी उम्र 22-23 साल की थी। 22-23 साल की उम्र में आज के नौजवानों को अपने माता पिता ने दी हुई गाड़ियां उड़ाने का शौक होता है, लेकिन हिंदुस्तान के फौज में भर्ती होकर सेना के माध्यम से हिंदुस्तान की सीमा पे अपने खून से सींचने वाली इस शहीदों के परिवार के प्रति हमें श्रद्धा अर्पित करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को देखते हुए एक 7वां मुद्दा आता है कि चीन बौखला गया है, तो भारत की आर्थिक नीतियों का गणित और उसमें हो रही वृद्धि, तीनों एकीकरण और सीडीएस का निर्माण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का निर्माण करते हुए तीनों सेना को एक साथ में लाके खड़ा करने का काम हमारे सर्वोच्च ऐसे नेता और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप विचार करो, सीडीएस का निर्माण करना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी तीनों सेना एक दिशा में, एक कदम पे, एक इशारे पे चलेगी। और ऐसे समय में हमारे इस सीडीएस के जो आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं जनरल बिपिन रावत जी, पूर्व हमारे जनरल थे, उनके हाथों में तीनों सेना की कमांड है। लगातार आप देखो लद्दाख के उस क्षेत्र में एयरफोर्स की विमानें उड़ान भर रही है, तोफ खाने वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी मिसाइल्स हम भेज रहे हैं। ऐसे माहौल में हिंदुस्तान ने ऐसा माहौल करके रखा है कि चीन को आने वाले समय में सबक सिखाने अगर ज़रूरत पड़ी तो हिंदुस्तान के सेना के जवान कोई भी थोड़ी भी हमारी इंच की जमीन इस चीन को देंगे नहीं। ऐसी स्थिति पैदा करने में हिंदुस्तान का सेना का जवान लाजवाब तरीके से हिंदुस्तानी हौसला को बढ़ाते हुए वहां पर खड़ा है। लेकिन ये सब करते समय मेरे मन में बातें आती है कि ये सब बातें तो है कि हमारा सेना का जवान वहां पर बलिदान करता है, सीमा को सुरक्षित रखता है, अपने परिवार का भी ख्याल न करते हुए अपने परिवार को हमारे लिए छोड़ देता है कि हमने उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है। लेकिन आपने और मैंने क्या करना है? हमारे पास 2-2, 3-3 मोबाइल है। पिछले कई दिनों से लगातार हिंदुस्तानी सेना की झड़प चीनी सेनाओं के साथ हो रही है। उसी साथ साथ शोपियां में और पंपोर में पाकिस्तान ने भेजे हुए आतंकवादियों का भी खात्मा हिंदुस्तान की सेना ने कर दिया। 1 नहीं 2 नहीं 12 से 15 आतंकवादियों का खात्मा, कल तो 8 आतंकवादियों का खात्मा पंपोर के जिले में जम्मू कश्मीर में किया गया। उसके 3 दिन पहले शोपियां में 7 आतंकवादियों को मार गिराया। एक बाजू से चीन आक्रमण कर रहा है, एक बाजू से पाकिस्तान आतंकवादियों को भेज रहा है। लेकिन मुझे लगता है हमने हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते सेना के जवानों के प्रति श्रद्धा और सम्मान करने की आवश्यकता तो है ही, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए, तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास होना चाहिए। जहां पर हम जाएं, जहां पर हम बात करें, एक तो चीनी उत्पादन और चीनी उत्पादकों पे बहिष्कार डालने की आवश्यकता हर हिंदुस्तानी नागरिकों को है। दूसरा, हम सजग नागरिक बने। हम नागरिक ऐसे बने कि हिंदुस्तान को नहीं बल्कि देश और विदेश के नागरिकों को भी लगे कि हिंदुस्तानी नागरिकों में चेतना है, ऊर्जा है, संवेदना है, और हिंदुस्तानी नागरिक सबसे पहले देश को मानता है। मैं कौन से जात का हूँ, पंथ का हूँ, धर्म का हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, मैं आगे के वर्ग का हूँ, मैं सवर्ण हूँ, ऐसा न होते हुए मैं हिंदुस्तानी हूँ। मेरे दिल में अगर तिरंगा लहराता है तो मुझे खुशी होती है। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले देश, और देश कब बनता है? जब हर कोई व्यक्ति देश के लिए समर्पित काम करता है। न सिर्फ प्रधानमंत्री, न सिर्फ गृह मंत्री, न सिर्फ केंद्र का मंत्रालय या फिर केंद्र के मंत्री,
सभी राजनीतिक दलों को मैं अपील करता हूं कि अगर देश बचेगा तो आप और मैं बचेंगे। अगर देश के शहीदों का सम्मान न करने वाला देश ये गुलामगिरी की श्रृंखला में चला जाता है, ये इतिहास है। देश के शहीदों का सम्मान करने वाला देश ये ताकतवर बनता है, ये गौरवशाली इतिहास रचता है, ये वैभवशाली होता है, ये सामर्थ्यशाली होता है। और ऐसे देश के सम्मानित नागरिक बनने का प्रयास हम सब ने करने की आवश्यकता है। चीनी उत्पादकों पे, चीनी उत्पादनों पे, और जहां कहीं हमें ऐसी स्थिति बनेगी वहां पर चीनी सेना को सबक सिखाने के लिए हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर हम चीन के साथ वहां पर लड़ाई लड़ने नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारे फौज का हौसला बुलंद करने के लिए हमारे देश के सैनिकों के परिवार को ये कहने की आवश्यकता है कि चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। आपने अपने घर का बेटा खोया, आपने आपका पति खोया, आपने आपके चाचा को खोया, आपने आपके मामा को खोया, इस देश को बलिदान करने वाले आपके परिवार के साथ हम हैं, आपके परिवार की गर्दन कभी झुकने नहीं देंगे। ये अगर हम कहे तो हर सैनिक की आत्मा को लगे कि हमारे देशवासियों पे हमें गर्व है। और ये कहने के लिए मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करने के लिए आपको कहता हूं कि ये बातें चलती रहेगी। हिंदुस्तान की युवा पीढ़ियों को आज न कल ये मानना होगा कि सबसे पहले मेरा देश, सबसे पहले मेरा धर्म कुछ भी हो, मेरा धर्म है तो मेरा कर्म है, मेरा कर्म है तो मेरा देश है, तो मेरा देश है तो मैं हूं, और अगर मैं हूं तो मेरा परिवार है, और अगर मेरा देश ही नहीं बचा तो मैं कहाँ का रहूंगा। और इसके लिए मेरे देश के लिए बलिदान करने वाले मेरे सैनिकों के लिए मैं क्या करता हूं। मेरा अपील है कि मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वो बात भी आप तक पहुंचाई थी कि हर देशवासियों में से जो क्षमतावान है, जो पैसा कमाते हैं, उन्होंने करीबन 1 रुपया दिन का हमारे सैनिकों के उस मंत्रालय के लिए देने की आवश्यकता है जहां से अपना मंत्रालय अपने क्षेपणास्त्रों से लेके, अपने हिंदुस्तान के हथियार से लेके सभी चीजें जो लगती है युद्ध के लिए वो हिंदुस्तान में बनाए। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत ये करे और हिंदुस्तान को वैभवशाली, सामर्थ्यशाली, मजबूत बनाए। आज लोग विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, सरकारें आती है, सरकारें चले जाती है, लेकिन कोई भी पद न होते हुए सैनिक इस देश के लिए लड़ता है। और उस सैनिक के लिए, उस शहीदों के आत्मा के लिए, उस सैनिकों के परिवार के लिए दिल टटोलने काम हम सब मिलके करें। यानी मुझे कभी कभी लगता है कि उन सरहदों पे पार, उन सरहदों पे लड़ने वाले हमारे सैनिकों के लिए कभी ना कभी आप जिंदगी में एक बार जम्मू कश्मीर जाके आओ, एक बार आप अरुणाचल प्रदेश जाके आओ, एक बार मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड जाके आओ, एक बार लेह लद्दाख जाके आओ, एक बार नथुला पास जाके आओ, देख के आओ 16,000 फुट ऊंचाई पे सैनिक कैसे लड़ता है। शून्य से नीचे 25, 30, 40, 45 डिग्री में, शून्य से नीचे कैसे, किन परिस्थितियों में सियाचिन की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए अपना सैनिक अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। और हम यहाँ पर मेरा क्या होगा, मेरी तनख्वाह कितनी होगी, तनख्वाह बढ़ेगी तो और कितनी बढ़ेगी, मैं गाड़ियां कितनी लूंगा, फ्लैट कब खरीदूंगा, ये सब करने में हमारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन देश को सुरक्षित रखने वाला जवान अपना घर लेता है। पिछले दिनों में अपने घर के उद्घाटन के लिए अपनी बीवी को कहता है मैं आने वाला हूं, हम घर का उद्घाटन करेंगे, नए घर में रहने को जाएंगे, लेकिन वो अपना सैनिक चीनी हमले में लड़ते 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 शहीद हो जाता है। उसका नया घर वैसे का वैसे पड़ा रहता है। मैं इसके लिए आप सबको पुनः एक बार कहता हूं कि इस सैनिकों के प्रति, इस देश के प्रति अपने आप की सेवा देने का प्रयास करें और ये हिंदुस्तान को मजबूत बनाएं। एक आखिरी सैनिकों ने खत में कुछ लिखा था, वो आपको कहता हूं और मेरा आज का ये वक्तव्य समाप्त करूंगा। एक सैनिक ने क्या खूब लिखा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकती छोड़ आया हूं, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकती छोड़ आया हूं, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना है भारत मां, मैं अपनी मां की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं।
और ये हकीकत है। कुंदन कुमार को व्यथित होते समय शायद ये कविता उन्होंने लिखी होगी। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया। आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम ना होने देंगे। बची हुई लहू की एक बूंद भी रगों में, बची हुई लहू की एक बूंद भी रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम ना होने देंगे, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम ना होने देंगे। भारतवासियों से मैं प्रणाम करता हूं। सबको मेरी तरफ से जय हिंद, भारत माता की जय। उन वीर सपूतों को पुनः एक बार नतमस्तक होते हुए हम 2 मिनट की श्रद्धांजलि अर्पित करके यह आज का हमारा कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। भारत माता की जय। 2 मिनट की हम श्रद्धांजलि आंख बंद करके, हमारे आंखों के सामने उन वीर सैनिकों का बलिदान आए, ऐसे हम 2 मिनट की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।